ना 10 मार्क्स का क्विज ले लिया, तो वो उसी की है। कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट्स को देखा और उसके यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को डिस्कस किया। साथ ही हमने ये भी देखा है कि ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑर्थोगोनल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, वो रह गई थी। ऑर्थोगोनल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? आपके पास 2 लाइन्स थी, 2 यूनिट वेक्टर थे ना यहाँ पर ऑर्थोगोनल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट्स में, जिसे हमने स्मॉल ई और लार्ज ई से रिप्रेजेंट किया था। वो आपके पास किस तरह से होती? E1, E2, E3 और सेकंड आपके पास सेट था लार्ज का, जिसे हमने नॉर्मल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था। E1, E2 एंड E3। ये आपके पास दो सिस्टम है यूनिट वेक्टर के जो कि ऑर्थोगोनल होते हैं, और ये ऑर्थोगोनल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनका देखना कि कैसे होंगे। इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, आर से। ये हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लोग ड्राइव करते हैं कर वो डाइवर्जेंस कर इस तरह के, जब हम सिस्टम ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर इनकी थोड़ी सी क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी इनकी नीड होगी। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आपके पास स्मॉल सिस्टम है E1 डॉट E1, वो आपके पास इक्वल होगा 1 का। ये आपको पता है, कार्टेशियन में भी हम यही कहते हैं, सेम का जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 आता है, डिफरेंट का 0। तो इसके साथ भी वही है। इसी तरह E2 डॉट E2 इज इक्वल टू 1। E3 डॉट E3 रिप्रेजेंट करेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मल E1 E2 E3 वाले हैं, इनका भी सेम ही बिहेवियर इसी तरह डील करेंगे डॉट में भी। इसके बाद आपके पास क्रॉस में भी देखते हैं। क्रॉस में हमने आई जे फर्दर किसी थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी वही सर्कल रोटेशन होगी। E1 के बाद आपके पास E2, E3। वहाँ पर आई जे क्या होता है, यहाँ पर E1 E2 E3, इस तरह से इनकी रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो सिस्टम बनेगा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये आपके पास आएगा E3 के इक्वल। अच्छा, इसका एमसीक्यू ऐसे ही बन सकता है कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट के पूछे तो ये मीन्स कि आपके पास E1 या इन दोनों की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपने या तो इसको डिस्कस करना था डॉट को, या तो क्रॉस को देखना, जो भी फर्दर आपके पास हो। वहाँ पर ये नहीं कहना कि 2 लाइन्स हैं जिनका एंगल 19 बने तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। आपने E1 और E2 इस तरह है, ये जो आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर दो सेट है यहाँ पर कन्वीनियंट में, तो इनकी बात करनी है। क्रॉस E2 क्रॉस E3 अगर करें तो ये आपके पास इक्वल होगा E1 के। लास्ट सेट लिख लेते, E1 क्रॉस E3 क्रॉस E1, ये आपके पास इक्वल होगा E2 के। इसी तरह जिस तरह हम कार्टेशियन में इसके डिफाइन करवाते हैं सिस्टम, कन्वीनियंट में भी इसके लिए इसी तरह के सिस्टम है। अच्छा, ये सिस्टम डिफाइन करवा दिए, इसके बाद क्योंकि हमने इसकी फार्मूलेशन ड्राइव कर ली है कर्ल डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंस के, फिर उसके बाद हमने अभी कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हमने कन्वीनियंट से जाना है सिलेंड्रिकल एंड पोलर, ये सारे कोऑर्डिनेट भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर हमारे पास वेक्टर होते हैं, वेक्टर वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड होता है जब हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक वेक्टर डिफाइन करवाना है। तो कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जो वेक्टर होगा
इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर किस तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वेक्टर इज इक्वल टू, वहाँ पर आपके पास उसकी एनालिटिकल फॉर्म होती थी A1i प्लस A2j प्लस A3k। यहाँ पर आपके पास इसकी एनालिटिकल फॉर्म होगी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में A1 B1, ठीक है, प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। ये इसकी एनालिटिकल फॉर्म है वेक्टर की। आपके पास वेक्टर ए कोई भी हो सकते हैं, तो उसे हमने इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यहाँ पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर किया हमने। तो इस तरह से ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ये किस में रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, कर्वीलिनियर, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लिए वो आपके पास इन फॉर्म ऑफ E1 E2 एंड E3, स्मॉल E1 E2 E3 लिए, जिन्हें ऑर्थोगोनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर होती है कर्व के किसी भी पॉइंट पर, इस वजह से इसका नेम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर रखा है। अब हमने इसके कुछ टर्म्स ड्राइव करनी है। एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये हमने देखते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जा रहा है वो ऑर्थोगोनल लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें कि आपके पास स्मॉल E1 के डिस्कस होंगे, इस वजह से ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद आर्क लेंथ हमने जो कार्टेशियन में देखा है उसे रिप्रेजेंट करते हैं dx स्क्वायर से, ठीक है। इसकी हमने इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं। एरिया dA से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमारे पास कर्व आ रही है U1 U2 U3, तो हमने उसके रिस्पेक्ट देखनी है कि आपके पास एरिया क्या होगा। वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है dV से। यहाँ पर कर्व है तो इस वजह से हमने, हमारे पास 3 वेरिएबल आएंगे, उसके रिस्पेक्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आर्क लेंथ एलिमेंट देख लेते हैं। आर्क लेंथ एलिमेंट, अच्छा इसके ज्योमेट्रिकल शेप देखें कि आर्क लेंथ एलिमेंट को हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने कर्व ड्रा करनी है। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो कर्व बनेगी, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है तो ये आपके पास होगी U, z एक्सिस के अलोंग है तो ये आपके पास कर्व जो बनेगी U3 कर्व बनेगी। या इसके रिस्पेक्ट देखें तो ये x एक्सिस के अलोंग है तो ये जो आपके पास कर्व बनेगी इसे हम U1 कर्व कहते हैं। और ये जो आपके पास y एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट आपके पास जो कर्व ड्रा होगी उसे हम U2 कर्व कहते हैं। U1 पर आपके पास जो आर्क लेंथ बनेगी, एलिमेंट बनेगा, उसे हम S1 कहेंगे, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट DS2 कहेंगे और इसके रिस्पेक्ट DS3 कहेंगे। अब हमने देख रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी अकॉर्डिंग टू कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के सिस्टम। अच्छा सबसे पहले हमें थोड़ा सा डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ ड्राइव करेंगे। वो क्या होता है, आर्क एरिया लेंथ ऑफ एलिमेंट से पहले थोड़ा सा टॉपिक है।
यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ की बात करें, इसे आर्क लेंथ कह लें या आप इसे यहाँ पर सेकेंड एवरी कह लें, क्योंकि इसे हमने डी से रिप्रेजेंट करना है। तो आर्क लेंथ तो इंटीग्रल की फॉर्म में भी आता है, इंटीग्रेशन में भी आपने किया होगा, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग। ठीक है, इस वजह से यहाँ इसका नेम डिफरेंशियल भी लिखा है, क्योंकि डी की वजह से ये डिफरेंशियल भी इसे हम बोलते हैं। डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ भी इसे कह सकते हैं। चलिए, जो आपके पास पॉइंट पी था, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास हमने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर डिफाइन करवाएंगे कॉलविनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोजीशन वेक्टर को सबसे तो पहले हमने इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखना है, बाद में हम उसको थोड़ा सी ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कॉलविनियर कोऑर्डिनेट में ले जाएंगे। बेसिकली डी आर बताने लगी कि डी आर किस तरह से हमें डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 कर्व है, तो इसमें जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होंगे वो टोटल डिफरेंशियल वाला यूज़ होगा, जिसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसको आप एक्स वाई के अलोंग देखते हैं, तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल जी ओवर वाई के अलोंग, फिर आप इसे करते हैं डी वाई प्लस पार्शियल जी ओवर जी के अलोंग डी जी। ठीक है, ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरह से डिफाइन करते हैं टोटल डिफरेंशियल। यहाँ पर हमारे पास कर्व है u1 u2 u3, तो हमें उसके रिस्पेक्ट ड्राइव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जी नहीं है, जी कोई फंक्शन की हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं जिसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट आर, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसी पॉइंट पी पर ही डिफाइन करेंगे। बी ए पोजीशन वेक्टर of a point P in collinear coordinate system सबसे पहले हम इन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे हम लिखते हैं एनालिटिकल फॉर्म एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, उसके बाद आता है प्लस जी के यूनिट वेक्टर। अब इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डिफाइन करवाना है, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाने लगी। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में हमने डिफाइन किया था कि एक्स आपके पास फर्दर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बता रही, ये फर्स्ट लेक्चर जो इसका हुआ था कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट का, वहाँ पे आप देख लें जाके, अगर नहीं ये अब थोड़ा सा माइंड में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से दिखाई थी, वहाँ से विद दी हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट आपको ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी, ये किस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, इन टर्म ऑफ फंक्शन लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई को हम लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपके पास y भी फंक्शन है u1 u2 u3 का, j यूनिट वेक्टर प्लस z, ये z भी आपके पास फंक्शन था u1 u2 u3 का। तो यहाँ से इजीली हम बता सकते हैं
कि आर भी आपके पास फंक्शन किसका है, u1 u2 u3 के। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक्स वाई जी है वो भी फंक्शन है u1 u2 u3 की। तो यहाँ से आपके पास सिंप्लाइज कर सकते हैं आप, जो आपके पास आर पोजीशन वेक्टर है और इन फॉर्म ऑफ कॉन्वेनियल कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू आपके पास होगी u1 u2 u3। ये पोजीशन वेक्टर आपने डिफाइन करवा दिए। इसके बाद आपके पास इसका जो डिफरेंशियल लेंगे आर लेंथ का, जिसे डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके इसका डेरिवेटिव है डी आर। यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे, टोटल डिफरेंशियल लेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कर्व की वेरिएशन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था u1 अगर आपके पास वेरी करेगी तो आपके पास जो रेस्ट ऑफ कर्व होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम टोटल डिफरेंशियल यूज़ कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ पर जो आपके पास डी आर होगा, आर्क लेंथ डी एक्स के थोड़ा सा हमने फाइमुलर करना है, इस वजह से हम टोटल डिफरेंशियल ले रहे हैं, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव भी ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम u1 u2 u3 है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 डी u1। ठीक है, मैंने कहा था कि आपने x को रिप्रेजेंट कर लें u1 से और y को u2 कह लें और z को u3 कह लें। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह पार्शियल आर होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कर्व u2 और ये आपके पास आ जाएगा du2 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3, ये आपके पास आ जाएगा du3। ये आपने इसका टोटल डिफरेंशियल लिख लिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि हमने dx की फॉर्म में इसे लेकर जाना है। आर्क लेंथ क्योंकि dx से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पर, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन नहीं था, ये थोड़ी सी इसकी फॉर्म क्या करनी है, ड्राइव कर रहे हैं। तो आपको एमसीक्यूज में जस्ट ये पता होनी चाहिए कि डी आर क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपको। डी आर की वैल्यू किसके इक्वल है। ठीक है, जब डी आर के बाद इसको हम, हमारे पास कर्वीलियर कोऑर्डिनेट में वैल्यूज पड़ी हुई हैं, हमने ड्राइव की थी। अगर आपके माइंड में हो, जब हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर ड्राइव किए थे तो आपके पास फॉर्म आई थी कि पार्शियल आर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1 किसके इक्वल होता था, h1 e1। ये हमने ड्राइव किया था। अगर आप प्रीवियस में जाएं तो ये ड्राइव की थी हमने जब टेंजेंट वेक्टर को ड्राइव कर रहे थे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को। और एच आर की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, ये मैग्नीट्यूड के इक्वल होता था, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1। आई होप सो दोबारा आपके माइंड में आ गया, ये हमने टर्म्स ड्राइव की थी। तो यहाँ पर भी ये आपके पास है पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1, तो हम इसकी ये पुट कर सकते हैं इजीली वैल्यू। तो यहाँ पर डी आर आपके पास बन जाएगा आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1। ये किसके इक्वल है, ये आपके पास h1 e1 के इक्वल है। ठीक है, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, डी u1 प्लस प्लस कर ले। तो ये आपके पास इसी तरह पार्शियल आर ओवर पार्शियल u की वैल्यू आपके पास होगी h2 e2 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, du2 पे प्लस h3 e3, ये आपके पास आ जाएगा du3। फाइनलाइज टर्म लिख लें इसकी, ये आपके पास डी आर किसके इक्वल है, e1 du1 यूनिट वेक्टर e1
प्लस H2 D2 Du2 E2 प्लस H3 Du3 E3। कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट वो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें तो H1 वहाँ पर 1 होता है, वो आपके पास आ जाएगा dx dy और dz आई जे के E1 E2 E3 की जगह आपके पास आई जे के आता है। ये आपको याद आ गई होगी अब आर्क लेंथ की है। ये आपके पास है डिफरेंशियल आर्क लेंथ, ठीक है, किसकी? ऑर्थोगोनल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की। यहाँ पर इसको कंप्लीट करें ज्योमेट्री को, यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। और मैंने कहा था कि जो आपके पास दो बिटवीन करके बिटवीन जो भी पैरामीटर में से है वो उसकी सरफेसेस बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने वॉल्यूम की बात करनी है, एरिया की बात करनी है, तो वहाँ पर हमें हाइट चाहिए और बेस चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ी सी इसको बॉक्स की शेप देंगे। यहाँ पर जो आपके पास जो आर्क लेंथ ड्राइव होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ एक्स वाई जी तो ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास x1 होगा, dx1 होगा, dx2 होगा, dx3 होगा, इस तरह से हम इसे ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास एरिया होगा U1 कर्व है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके पास कौन सी कर्व गिवन नहीं है, U2 U3 के बिटवीन जो हमारे पास सरफेस आती है वो आपके पास आती है U1 की, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले एरिया को DA1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाले एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं C2 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा DA2। इस वाले एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं C3 से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा DA3। और यहाँ पर आपके पास इस कर्व के अलोंग मैंने कहा था U2 रिप्रेजेंट करती है आपके पास U1 एरिया की, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने देखी है H1 DU1 और साथ में यूनिट वेक्टर भी आ रहा है U1, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आपके पास है ये वाली थी, इसकी वैल्यू आपके पास होगी फर्स्ट कर्व की H1 DU1 E1, और सेकंड कर्व की इसको देखकर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड कर्व आपके पास ये और थर्ड के वैल्यू की आ रही है। सेकंड कर्व आपके पास ये है, तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है H2 DU2 E2, और जो थर्ड कर्व है ये आपके पास है, और इसकी वैल्यू आपके पास होगी H3 DU3 E3। तो ये अब इसका एरिया देखेंगे तो ये पैरेललोग्राम हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम देखें तो पैरेललोग्राम बन सकता है। आर्क लेंथ ड्राइव करेंगे तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या आती है, डी एक्स स्केयर होता है, तो डी एक्स स्केयर को किसके इक्वल रखें कि आपके पास आ जाए, यहाँ पर हमारे पास फिलहाल हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डी आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा डी आर स्केयर, ठीक है। हमने यहाँ पर डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डी आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्स चूँकि ये आपके पास आर्क लेंथ की कह लें रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, इसे हम आर्क लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डी आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब डी आर को हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इसे इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डी आर डॉट डी आर को आप करें तो ये आपके पास इसी तरह से वैल्यूज आती है। अब डी आर को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ डी आर की वैल्यूज लिखें। डी आर की वैल्यूज आपके पास थी H1 DU1 E1 प्लस
H2 Du2 E2 plus H3 Du3 E3 dot अगेन यही वैल्यूज पुट करेंगे इसकी जगह H1 Du1 E1 plus H2 Du2 E2 plus H3 Du3 E3। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर E1 है और E1 का आपके पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू आपके पास होती है E1 आपके पास होता है 1 के। इसी तरह सेकंड का भी आपके पास 1 आंसर आता है। इनकी वैल्यूज आपके पास इक्वल होती है 1 के। कंप्लीट करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी H1 स्क्वायर D21 स्क्वायर। ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना, ये सेम है, इस वजह से इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर कोई कांस्टेंट तो है नहीं ना वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई। और आपको पता E1 और E1 आपके पास क्या है 1 के इक्वल है तो ये आपके पास 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड टर्म की तरफ जाएंगे H2 स्क्वायर D2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर Du3 स्क्वायर। क्या बाकी आपके पास जो वहाँ पर E1 ये भी टर्म्स आ रही थी इनको 1 कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाइए यहाँ पर थोपलर कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। हमें जस्ट चाहिए दिए तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। H1 स्क्वायर Du1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर Du2 स्क्वायर H3 स्क्वायर Du3 स्क्वायर। तो काम की आपके पास जस्ट ये वैल्यूज है, इसे हम क्या कहेंगे, ये है इज दी एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ। जिसे रिप्रेजेंट किया हुआ है ds। ये आपके पास है एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन ऑर्थोगोनल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो मैंने वहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यू लिखी थी कि U2 के अलॉन्ग उसकी वैल्यू क्या आती है, U3 के अलॉन्ग उसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल आपको समझाया था कि एक कर वेरी करेगी बाकी कांस्टेंट होती है तो इस वजह से हम इसे इस तरह से डिफाइन करवा रहे हैं। तो जो मैंने आपको वहाँ पर बोला है तो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कर लें तो ईजी रहेगा। ये आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ आर्क लेंथ क्लियर होगी, ठीक है, ये यहाँ तक स्टॉप होगी। फर्दर जो में थोड़ी सी आपके पास अलोंग U1 का U2 के अलोंग जो हमने रिप्रेजेंट की थी वैल्यूज उसका थोड़ा सा देखें।
अगर आपसे पूछा जाए कि अलोंग एज एम सी क्यू अलोंग यू वन कर्व बताएं, यू वन कर्व के अलोंग आपके पास आर्क एलिमेंट किस तरह लिखेंगे? यू वन कर्व, यू वन कर्व में आपको पता है कि आपके पास सिर्फ जो वेरी करती है वो यू वन कर्व वेरी करती है, यू वन कर्व इज वेरी। जो अदर रेस्ट ऑफ टू कर्व्स होती हैं जिससे हम यू टू यू थ्री कहते हैं, वो आपके पास क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। अच्छा, तो इसके आपके पास कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा? सो दैट जब आप उनका टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है, तो आप वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका टोटल डिफरेंशियल यू टू कर्व का और जो यू थ्री कर्व है वो क्या होंगे? वो आपके पास ज़ीरो होंगे। ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज आ गया कि आर्क लेंथ अलोंग यू वन कर्व अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आपके पास, चलिए इसकी वैल्यूज आपकी यू वन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी एस वन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके अलोंग आपके पास क्या इसकी वैल्यूज होगी? वो होंगी एच वन डी यू। हम इसकी प्रॉपर फॉर्म ये वाली नहीं लिख रहे, ठीक है, या ये वाली लिख रहे हैं। हेलो ए कर्व के अलोंग आपके पास आर्क लेंथ की वैल्यू ये होगी, जो बाकी आर्क लेंथ है वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप अलोंग यू टू कर्व की बात करें, वहाँ पर आपके पास क्या होता है? यू वन एंड यू थ्री आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, सो डैट आपके पास जो डी यू वन होगा और डी यू थ्री होगा वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपके पास कौन सी वैल्यूज बचेंगी? इसके बाद जो आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म्स आएंगे, डी एस टू से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम अलोंग टू यू टू के देख रहे हैं, तो एच टू डी यू, ठीक है, आपने मिस नहीं करना। ये तो आपके पास सिंपली है, आर्क लेंथ पूछा जाए ऑर्थोगोनल कर्व, ये आपके पास है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पूरा सिस्टम का आपके पास है जिसमें एक्स वाई जी दोनों टर्म, यू वन यू टू यू थ्री दोनों तीनों टर्म्स आपके पास डिस्कस हो रही हैं। ये सिस्टम है। ये जस्ट आपके पास ए कर्व क्या बता रहे हैं, ए कर्व का यहाँ पर आपके पास टू एमसीक्यूज बने हैं इन दोनों में। क्या लॉन्ग यू टर्व का कर्व का जो आपके पास आर्क लेंथ है वो ये आपके पास आ रही है, ठीक है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ कर्व होंगी उनका जो आपके पास आर्क लेंथ का जो आपके पास डिफरेंशियल होगा, टोटल डिफरेंशियल होगा, वो ज़ीरो होंगे। अलोंग यू थ्री कर्व, यू थ्री कर्व में आपके पास यू वन यू टू कर्व और कॉन्स्टेंट, यू वन यू टू और कॉन्स्टेंट। सो तो ये आपके पास यू वन और जो आपके पास टोटल डिफरेंशियल होगा सेकंड कर्व का, वो 0 आ जाएंगी। और आंसर आपके पास आर्क लेंथ का, 0 आ जाएंगी। और आंसर आपके पास आर्क लेंथ का, 0 आ जाएंगी। 0 आ जाएंगी। और आंसर आपके पास आर्क लेंथ का, 0 आ जाएंगी। 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 0 आ जाए
थर्ड कर्व से हम DS3 रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपके पास होंगी H3 DU। थर्ड कर्व के अलोंग आपके पास ये आर्क लेंथ का फार्मूला आ रहा है, इसमें जो रेस्ट ऑफ टू कर्व है वो 0 है। ये आर्क लेंथ ड्राइव किए थी। अब इसके बाद आपके पास आता है एरिया ऑफ एलिमेंट। एरिया ऑफ एलिमेंट में आपके डायग्राम की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपके पास इस तरह की शेप में जब हम एरिया निकालते हैं तो वहाँ पर हम पैरेललोग्राम डिस्कस करते हैं या तो वेक्टर में, और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पैरेलल पाइप डिस्कस करते हैं, तो वो उन्हीं के फार्मूले दोनों यूज़ करेंगे। सेकंड आपके पास है एरिया एलिमेंट डिस्कस करना, टाइप करना है एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट के लिए फिगर में से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास किसके इक्वल होता है, अगर हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिखें एरिया ऑफ कार्टेशियन में तो हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी और उसकी मोड की वैल्यू लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपके पास होता है ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर आपके पास आ रही है कर्व। कर्व में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं एरिया भी आपके पास क्या होता है, हाइट एंड बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप DA के रिस्पेक्ट देखें तो ये आपके पास दोनों आए, ठीक है। H2 DU E2 क्रॉस H3 U3 E3 डायग्राम से इजीली हमारे पास हो गया। बस यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम की वजह से थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वहाँ से इसकी टर्म ड्राइव कर लेंगे। इनके इसका जो आपके पास होगा D3 का वो इन दोनों के बिटवीन होगा। जब आप इसकी तरफ आएंगे तो इसका जो आपके पास एरिया होगा इन दोनों के बिटवीन होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अलोंग फर्स्ट कर्व आपके पास फर्स्ट कर्व का जो आपके पास एरिया बनता है वो किस दोनों कर्व के बिटवीन बनता है, वो U2 एंड U3 के बिटवीन बनता है आपके पास। जिस तरह हमने सरफेसेस डिस्कस की उसी तरह हमने एरिया डिस्कस की, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे DA1 से। U1 का बता रहे हैं तो इसका जो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो आपके पास कर्व आएंगी वो U2 और U3 कर्व आएंगे। इसके अलोंग आपके पास वैल्यूज ड्राइव कर आई हैं ऊपर कौन से सरफेसेस आ रही हैं, DS1 और DS2 आ रही हैं। उनकी वैल्यूज किसके इक्वल होती हैं वो लिखेंगे। वो आपके पास है H2 D2 डायग्राम में आपके पास E2 भी है क्रॉस H2। कैलकुलस में आपने तो हेरी वो हाइट प्लस बेस किया होगा तो वहाँ पर आपके पास बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, टाइम्स वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पर कर्व के स्टडी कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस भी और पैरेललोग्राम इस तरह से शेप्स आ रहे, इस वजह से हमने ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट किया। H3 DU3 E3 ये वाली डेफिनेशन लगाई है मैंने, ठीक है।
आपके पास ये दोनों कर्व के बिटवीन पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड किया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी तो आपके पास ऐसा कांस्टेंट डील होंगे। आउटसाइड ऑफ मैग्नीट्यूड हम लेकर जा सकते हैं, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे। ये आपके पास आ जाएगा H2 H3 Du2 Du3, बस इसे टोटल डिफरेंशियल कहते हैं, Du2 Du3। इसका आपके पास रेस्ट ऑफ E2 क्रॉस E3। अच्छा, ये आपके पास किसके इक्वल होगा? ये आपके पास E1 के आ जाएगा। DA1 इक्वल टू H2 H3 Du2 Du3। ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है? E1 की इक्वल होती है। ये सर्कल कंप्लीट किया, और ये आपको पता है कि E1 आपके पास क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपके पास 1 होता है। DA1 is equal to H2 H3 Du2 Du3 के इक्वल आ गई। ये आपके पास फर्स्ट कर्व का एरिया आपके पास क्या है? ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। ये एरिया ऑफ एलिमेंट अलोंग U1 कर्व ये आ गया। इसी तरह सिमिलरली रेस्ट ऑफ कर्व का भी बता सकते हैं, उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे DA2 से। तो इसी को वेरी कर लें। यहाँ पर आपके पास कौन सी कर्व आएंगी? U1 आएंगी और U3 आएंगी। तो वो आपके पास क्या आएगा? H1 H3। इसी तरह Du1 Du3 अलोंग थर्ड कर्व के अलोंग जो एरिया आपके पास बनेगा, वहाँ पर आपके पास जो कर्व डिस्कस होती है U1 एंड U2, तो उसका जो आपके पास वैल्यूज आएंगे U1 U2, ये ड्राइव नहीं की, ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख रही इन्हीं की थ्रू। ये जहाँ से ड्राइव की इनकी भी इसी तरह से ड्राइव होंगी, जो आएंगी वो आपके पास रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन इस तरह से आएगी। हाँ, कर सकते हैं। Du1 Du2 कर्व का सेपरेट एरिया निकाला है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास फर्स्ट कर्व के अलोंग ये एरिया आ रहा है, और जो सेकंड कर्व के अलोंग आपके पास ये एरिया आ रहा है, थर्ड कर्व के अलोंग आपके पास दिस ये एरिया है। ये आपने एरिया फॉर E1 याद रखनी है, क्या वैल्यूज हैं। बेसिकली इसे याद रखने का सिंपली फॉर्म यही है, फर्स्ट कर्व के अलोंग जो दो कर्व आ रही है उनके कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज लिख लें, इसलिए इजी रहता है। लास्ट रह गया हमारे पास वॉल्यूम। शेप से आप देखिए, वहाँ पर हम उसका अगर वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम इस शेप का किस तरह से निकालते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ होता है? वो पर पाइप में हम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम हमने निकालना हो तो वो आपके पास वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वैल्यू होती है। साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, ये होता है वॉल्यूम जो आप वेक्टर में करके हैं। तो इसको हमने कर्विनियर कोऑर्डिनेट में किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर आपके पास 3 कर्व हैं, जो एक को हम U1 कह लेंगे, डॉट सिमिलरली U2 क्रॉस U3, ये फाइंड आउट करेंगे। साथ में ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डीवी की वैल्यू अगर आप निकालें, कैलकुलस में अपनी की होगी, वो आपके पास किसके इक्वल आता है ना? वो आपके पास आता है dx dy dz के इक्वल वॉल्यूम आता है। और जब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में कहते हैं तो साथ में डी आर डी थीटा, यहाँ पर आई थिंक आर डी थीटा आता है वॉल्यूम।
इस तरह से आता है। यहाँ पर कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट में हमें देखना है कि इसकी क्या वैल्यूज आ रही है। वॉल्यूम एलिमेंट ड्राइव करेंगे। इसको हम किस तरह से दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर मिस हो गया, उसमें भी आपने यही लाइन लिख लेनी है। वहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है पैरेललोग्राम की, वॉल्यूम जब हमने एरिया डिस्कस किया। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने लगे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दी, या इसको इन अदर वर्ड्स जो इसका ये मैग्नीट्यूड के अंदर वाली वैल्यूज है, इसे हम इन अदर वर्ड्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वो लिखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन। यहाँ पर सामने तो आपको फिलहाल थ्री है, U1 U2 U3 आपके पास गिवन होंगे, H1 H2 H2 भी बेसिकली गिवन होते हैं। E1 E2 E3 की वैल्यूज भी आपको गिवन दी जाती है। तो आपके पास फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेट करना होता है कि कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या चीज़ है। H1 H2 नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास R Q1 होगा, वहाँ से आपने इसकी टेंजेंट वैल्यू निकाली है। H1 को आपको पता है कि टेंजेंट वैल्यू का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसके मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। गिवन दी वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप। ये आपके पास इक्वल होगा डी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू। H1 की आपके पास वैल्यू होगी H1 DU1 E1 अलो सेकेंड का डॉट H2 D2 E2 क्रॉस थर्ड कप की लिखेंगे H3 DU3। बाकी आपके पास ऐसा कांस्टेंट ये थोड़ी है कि हम मैग्नीट्यूड के आउटसाइड लेकर जा सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी डी वी H1 DU1, फिर बाहर आ जाएगा आपके पास H2 DU2 भी आ जाएगा। उसके बाद H3 DU3 या आउटसाइड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास आउटसाइड में जो टर्म है E1 डॉट E2 क्रॉस E3, ये आपके पास टर्म्स रहेगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। E2 क्रॉस E3 किसके इक्वल होता है, अगर यहाँ पर हम देखें E2 क्रॉस E3 आपके पास E1 के इक्वल आता है। और डी भी आपके पास आ जाएगा H1 H2 H3
du1, du2, du3, e1 डॉट e1। तो e1 आपके पास इक्वल होता है 1 के। 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा h1, h2, h3, du1, du2, du3। दिस इज वॉल्यूम, ये आपके वॉल्यूम। कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम रिप्रेजेंट होता है dv से, उसकी वैल्यू इसके इक्वल। एरिया को रिप्रेजेंट